नजीन, जो रशियन ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुए हैं उसके बाद प्यूटन का बहुत ही एंग्री रिएक्शन सामने आ रहा है। यूजुअली रशिया का इस नौयत का रिएक्शन आता नहीं है, सबसे ये हार्श तरीन जो रिएक्शन है वो आ रहा है। प्यूटन ने कहा है कि हम यूरोप से जंग करने के लिए तैयार हैं। ये प्यूटन के अल्फाज हैं, हम यूरोप से जंग करने के लिए तैयार हैं। अगर यूरोप को ये जंग चाहिए, अगर वो बहुत ज्यादा इस बात पर तुला हुआ है कि उसने जंग ही छेड़नी है, हम पीस की बात कर रहे हैं और वो हमारे ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इनको अगर जंग ही करनी है तो फिर रशिया यूरोप से लड़ने के लिए तैयार है। यह आज प्यूटन के अल्फाज हैं। अमूमी तौर पर रशिया के इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो प्यूटन से ये स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, बल्कि जो मेदवेदेव हैं उनका जरा इमेज इस तरह का है कि वो जरा हार्ड लाइनर है, तो वो जरा इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो लेकिन प्यूटन तो जाहिर है कि उनकी एक एक बात बहुत माने रखती है, और इस वक्त आलमी मंजरनामे पर इन स्टेटमेंट्स के बाद खलबली मची हुई है, खास तौर पर वेस्ट के अंदर। प्यूटन ने कहा हम यूरोप से लड़ने के लिए तैयार हैं, आ जाएं जरा मैदान में। अगर उनको बहुत ही ये जंग पर वो तुले हुए हैं कि जंग ही उनको करनी है, तो फिर आ जाएं और हम यूरोप से लड़ेंगे और यूरोप को डिफीट करेंगे। ये प्यूटन के अल्फाज हैं। तो फिर साथ उन्होंने ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए जाए, ऑयल टैंकर्स पर हमले के जवाब में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए जाएं। अच्छा, अब आप देखिए कि यूरोप जो है वो किस तरह ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर इसमें ड्रैग हो रहा है। यानी कहीं असैसिनेशंस हो रही हैं, कई साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कई पाइपलाइंस पर हमले हो रहे हैं, कई ड्रोन्स घूम रहे हैं, कई सबोटाज हो रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। यानी एक होता है ना भाई, एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप है और एक तरीके से चल रहा है, लेकिन नहीं अनसर्टेनिटी कितनी बढ़ रही है, कब कौन सा एयरपोर्ट किस तरह बंद हो जाए, फिर असैसिनेशन, साइबर अटैक्स। तो पूरा यूरोप जो है मतलब इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, मतलब किस नौयत की इंटेलिजेंस वॉर जब जारी होगी। और फिर जो सबसे खतरनाक बात है ना कि वो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो करीब आते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो बरतानवी जो बेड़े हैं वो पीछा कर रहे थे रशियंस का, तो आगे से उन्होंने जवाबी अटैक कर दिया। तो इस तरह की चीजें। और अब रशिया ने यह भी बात की है, प्यूटन ने यह भी बात की है कि हमारे ऑयल टैंकर्स पर हमला करने में जिन मुल्कों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने इंटेलिजेंस दी है या बाकी असिस्टेंस दी है, वो भी हमारे निशाने पर होंगे। तो यह बड़ी डेंजरस बात है कि हाइब्रिड वॉर में, साइबर अटैक्स में, असैसिनेशंस में, इंटेलिजेंस में, यानी रशिया और यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के जंग के करीब आते चले जा रहे हैं। तो अगर यहां पर जंगबंदी नहीं होती तो फिर ये मामला और ज्यादा जब वो फैलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उधर मुलाकात हो रही है प्यूटन के साथ और इधर ये यानी जंग फैल रही है अगर ये सीज फायर ना हुआ। तो ये सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, लैटिन अमेरिका के अंदर, कैरेबियन के अंदर बड़ी अनहोनी देखी जा रही है। वो ममालिक जो अमेरिका को बेसिस दे रहे हैं या अमेरिका के साथ मिलकर पर हमले के लिए फैसिलिटेटर बन रहे हैं, उन मुल्कों की गवर्नमेंट जो है वो निशाने पर आ गई हैं। ट्रिनिडाड जो कि वेनेजुएला के बिल्कुल करीब चंद किलोमीटर का फासला है उनके साहिल से, तो वहां पर अमेरिकन मौजूद हैं, उनके बेड़े, उनके डिप्लॉयमेंट वहां पर हुई है। तो अब ट्रिनिडाड के अंदर जब मुजाहरे शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप अमेरिका को बेसिस और ये जगह क्यों दे रहे हैं वेनेजुएला पर हमला करने के लिए, ये बड़ा एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है कि अब से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। यानी वहां के लोग खड़े हो गए हैं कि आप अमेरिका को क्यों जगह दे रहे हैं वेनेजुएला पर हमला करवाने के लिए। तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा उन मुल्कों के लिए जो अमेरिका के साथ जाएंगे। अभी आप देखिए, एक मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाया गया कि हम अमेरिका को बेसिस देनी चाहिए, नहीं 90% से भी ज्यादा ने कहा कि बेसिस नहीं देनी चाहिए। इतनी ज्यादा मेजोरिटी से रिजेक्ट कर दिया गया। तो यानी 100% ने कहा कि भाई ये बिल्कुल बेसिस नहीं देनी है। तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट है। तो ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मडोरो किसी तरीके से मान जाए और कोई मामला जो दरमियान में से निकाल लिया जाए, क्योंकि जंग जो है उसका बहुत बड़े सरप्राइजेस अमेरिका को आ सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, एक और गेम भी चल रही है, वो ये है कि अमेरिका, रशिया, चाइना से डील करके भी मडोरो को, जैसे बशार अल-असद के हवाले से जब तख्ता उल्टा जा रहा था, तो तब रशिया के साथ भी बातचीत चल रही थी जिसमें एप्स्टीन शामिल था, और चाइना से भी बात ज्यादा रशिया से जारी थी कि रशिया बशार अल-असद की सपोर्ट में ना आए और पीछे हट जाए तो हम आसानी से बशार अल-असद को गिरा देंगे। तो यहां पर भी इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया से बात चल रही है, चाइना से बात चल रही है कि वो प्रेसिडेंट मडोरो को मतलब रिप्लेस करें, ठीक है, पीछे हट जाएं और प्रेसिडेंट मडोरो को सपोर्ट ना करें, या फिर प्रेसिडेंट मडोरो को मना लें कि उनकी जगह कोई और आ जाए। ये भी बहरहाल एक बात जब वहां पर चल रही है। तो अभी तक रशिया और चाइना इस बात पर एग्री नहीं हुए, लेकिन जैसे ग्रेट गेम्स होती हैं और बड़ी पावर्स होती हैं, मिसाल के तौर पर यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन जारी है, तो उसमें अमेरिका एक पॉइंट ये भी रख सकता है कि ठीक है, आप देखना यूक्रेन में आपकी फतह हो रही है तो जरा वेनेजुएला में ये हमारी बात भी मान लें। तो ये चलता है बड़ी पावर्स के अंदर। तो ऐसी किसी ग्रेट गेम का प्रेसिडेंट मडोरो शिकार ना हो जाए। अभी तक तो रशिया चाइना से ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि मामला वेनेजुएला तक का नहीं है, मामला तो बाकी मुल्कों तक का भी है। तो बहरहाल वो अभी ग्रेट गेम जारी है जिसमें चाय मगोइयां होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, लेन देन होता है, टेबल पर ऑफर्स होती हैं, हम आपको ये देंगे, आप हमें फला मुल्क में, आप वहां पर पीछे हट जाएं। तो ये चीजें चलती रहती हैं बड़ी पावर्स के दरमियान। तो असल बात यह है कि ट्रंप भी हेजिटेट हैं
कि इसका जो सरप्राइज है आगे से आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले इजरायली मीडिया ने ईरान के हवाले से यह बात की है कि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, और ये एक रियल थ्रेट है इजराइल की सिक्योरिटी को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, इजराइल ताकतवर, पीछे अमेरिका, ये वो सारा, लेकिन ईरान पर हमला जो है ना वो एक बहुत ही फुलिश बिहेवियर था, क्योंकि ईरान अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार था, ईरान वेस्ट के साथ चलने के लिए तैयार था, और ईरान का कोई इरादा नहीं था न्यूक्लियर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये इजराइल ने बहुत घमंड का मुजाहरा किया, अमेरिका ने बहुत घमंड का मुजाहरा किया, एक मुल्क जो आपके साथ टेबल पर बैठा हुआ है उसके ऊपर हमला कर दिया। तो अब ईरान का ट्रस्ट जो है ना वो शेक हो गया है। ईरान को एक ही बात समझ आई है, और वो ये है कि अमेरिका और इजराइल पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और उनके सर्वाइवल की एक ही चीज है, और वो है असलहा, वो है ताकत, और वो है टेक्नोलॉजी। बस यही उनके सर्वाइवल की गारंटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए ना, अरब कंट्रीज, बाकी यूनाइटेड नेशन कुछ भी आपको सेव नहीं कर सकता, कुछ भी आपको सेव नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि अगर आपके पास खुद ताकत नहीं है। तो अगर ईरान के मिसाइल ना होते तो कभी ये सीज फायर ना होता। तो इसलिए ईरान, देखें, बात यह है कि मुज़ाकरात में न्यूक्लियर डील हो सकती थी, ईरान फिर कमिटमेंट दे सकता था, वो कमिटमेंट जो कभी उसने वैसे तोड़ी भी नहीं, लेकिन अगेन एक नई कमिटमेंट जिसमें नया मैकेनिज्म हो, जिसमें अरब्स इन्वॉल्व हो, कि मॉनिटरिंग हो रही है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। अब ईरान न्यूक्लियर भी बनाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और रशियन और ईरानी जो साइंटिस्ट हैं उनके रास्ते जारी हैं, पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ईरान को कोई ट्रस्ट नहीं, ईरान न्यूक्लियर भी बनाएगा, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाएगा, ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाया, उसका तजुर्बा भी हुआ है, वो जहाज भी लेगा, वो सारा कुछ करेगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी ईरान पर हमला करना, लेकिन बहरहाल इजराइल ने करना था और अब वो दोबारा भी करने जा रहा है। और आप देखिए कि 21वीं सेंचुरी की जो सबसे बड़ी जंग होने जा रही है वो ये इजराइल और ईरान की जंग होगी। दो आइडियोलॉजीज टकरा रही हैं, और जो एग्जिस्टेंस है वो दांव पर लगी है। देखिए, अफगानिस्तान की जंग बड़ी खौफनाक जंग थी, अफगानिस्तान मौजूद तो है ना, इराक खौफनाक तरीन जंग थी, वैसे जंगों का कोई कंपैरिजन होता नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही कि इराक मौजूद है, यहां पर इजराइल मौजूद नहीं होगा। तो ये मामूली चीज नहीं है, दो आइडियोलॉजीज टकराने जा रही हैं, ये यूक्रेन से भी बड़ी जंग होगी, दो आइडियोलॉजीज आपस में टकराएंगी और मुस्तकबिल का फैसला होगा, एक ने खत्म होना है, ठीक है ना। तो इसमें इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस, इजराइल की एग्जिस्टेंस, और इजराइल का ये जो सारा है, जो मोनेक प्रोजेक्ट है ना, ये सारा वो घर कर देंगे, ठीक है ना, रेड सी के अंदर या मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि ईरान इस वक्त तैयारी कर रहा है, वो हजारों मिसाइल जब इजराइल के ऊपर फायर करेगा। तो बहरहाल एक जंग होने जा रही है, और बड़ी खौफनाक तरीन जंग होगी, वो जंग जो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ईरान के ऊपर ये जंग मुसलत की जा रही है। ईरानियन के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया था, और उन्होंने रेजिलियंस के साथ इजराइल को शिकस्त दी, लेकिन अब वो दोबारा हमला करने आ रहे हैं। तो ईरान बड़ी तेजी के साथ अपनी ताकत जब वो बढ़ा रहा है, और रशिया, चाइना पूरी तरह से साथ खड़े हैं। अरब ममालिक को फैसला करना है, पिछली बार उन्होंने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया है, कोई माने ना माने ये खुला सच है, और साथ इस तरह से दिया है कि उन्होंने कोई इसकी मुखालफत नहीं की है। इतना बड़ा इजराइल वायलेशन कर रहा है, इसकी उन्होंने मुखालफत नहीं की है, कंडेम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मुखालफत नहीं की है इस बात की कि ईरान पर हमला हो रहा है। तो अब उनको भी एक पोजीशन लेनी है, और क्या वो पुरानी पोजीशन ही लेंगे या नए हालात के मुताबिक कोई फैसला वो बड़ा करेंगे। टर्की बहरहाल एक ऐसा मुल्क है जो बड़े फैसले करने की सलाहियत रखता है, और वो बड़े फैसले कर रहा है, वो नजर आ रहा है, ठीक है ना। और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान आए हैं, ये इसी तनाजुर में आए हैं, और बड़ी गैर मामूली चीजें वहां पर डिस्कस हुई होंगी। तो अब देखिए ना, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर टर्की गए थे जब सीरिया में सारा कुछ हो रहा था, तो यानी टर्की ने एक तरह से डबल गेम की रशिया के साथ और ईरान के साथ। उधर उनको कहा कि नहीं, हम तो इसमें है ही नहीं, तो ईरान मुतमईन हो गया, तो रशिया भी मुतमईन हो गया। बाद में 3 दिन बाद कहते हैं कि नहीं, हम तो इसमें हैं और हम दमिश्क लेंगे, तो डबल गेम की ना। तो आज उसी ईरान के पास आना पड़ा। इसका मतलब यह कि रीजन के मामलात ईरान के बगैर नहीं चल सकते, और उसी अलशरा को रशिया के पास, पुतिन के पास जाना पड़ा, जिसको निकालने के लिए यह सारा प्रोजेक्ट हुआ था। अमेरिका का इंटरेस्ट और वेस्ट का और यूरोप का इंटरेस्ट तो सिर्फ यही था, और इजराइल का इंटरेस्ट कि रशिया यहां से निकले, क्योंकि रशिया के होते हुए इजराइल के पास वो आजादी नहीं थी सीरिया में ऑपरेट करने की। तो उसी अलशरा को मॉस्को और पुतिन के पास जाना पड़ा, जिसको निकालने के लिए सारा असल ग्रेट गेम तो अमेरिका और वेस्ट और मतलब रशिया के दरमियान थी। वेस्ट चाहता था कि रशिया सीरिया से निकले, तो रशिया तो बैठा हुआ है, रशिया तो इजिप्ट में आ गया, रशिया तो सूडान में आ गया है, रशिया के तो हाई ऑफिशियल जो भी ओमान होकर गए हैं, ठीक है। तो रशिया तो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने उसकी मुलाकात हुई है यूएन एनवॉय के साथ, और उसने कहा कि आई टोल्ड हिम कि हिजबुल्लाह जो वो सीज फायर की वायलेशन कर रही है, और हमें जो वो सीज फायर को इन्फोर्स करना होगा। अच्छा, अब जरा देखिए, इजरायली इंटेलिजेंस ने कहा, धमकी लगाई कि अल-शरा को असैसिनेट किया जा सकता है, वो कोई अंदर से उठकर असैसिनेट कर देगा, यानी वो पूरे रीजन में किसी को खबर नहीं है, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस को पता है, यानी जाहिर है एक खुली धमकी अल-शरा को लगाई गई कि तुम्हारा यह हशर हो सकता है। तो अब इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है नहीं नहीं, हम तो इसमें शामिल ही नहीं है।
ठीक है ना। सो रिगार्डिंग द असैसिनेशन वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट एंड इफ वी वांट टू डू इट वी वुड हैव डन इट अ व्हाइल अगो। अगर हम, और अगली बात सुनिए, अगर हम अल शरा को असैसिनेट करना चाहते तो हमने बहुत पहले कर दिया होता, और हमारे और अमेरिका के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है सीरिया के हवाले से। तो अब पहले ये धमकी लगाई है, यानी ये मैसेज दिया अल शरा को और टर्की को कि अल शरा के दिन गिने जा चुके हैं, और अगर हमारी डिमांड्स अल शरा ने नहीं मानी तो हम सीरिया को किस तरह धकेल देंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है, नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले एक नई धमकी सीरिया को लगा दी है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल जो है सीरिया के साथ एग्रीमेंट करना चाहता है। अच्छा जी, एग्रीमेंट क्या है? दमिश्क से लेकर गोलान हाइट्स तक ये सारा एरिया जो है डीमिलिटराइज होगा, यानी इजराइल के कंट्रोल में होगा। वी वांट टू क्रिएट अ डीमिलिटराइज जोन फ्रॉम दमास्कस टू माउंट हरमोन। वी एक्सपेक्ट कि सीरिया जो है वो डीमिलिटराइज जोन दमिश्क से गोलान हाइट्स तक जब वो कायम करेगा, जिसे हम बफर जोन, यानी गोलान हाइट्स भी गई जो पहले से इजराइल ने एक हिस्सा लिया हुआ था, उसके बाद माउंट हरमोन पर अभी कब्जा किया, वो भी गया, अब सदरन सीरिया भी गया दमिश्क तक, यानी वो दमिश्क की गदन पर बैठे होंगे, जब चाहेंगे दमिश्क में दाखिल हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट अल शरा मान लें, ये एग्रीमेंट है, इसको एग्रीमेंट कहते हैं, इसको तो सरेंडर कहते हैं। तो अल शरा को अब कहा जा रहा है कि ये मान लिया जाए, और उधर धमकी लगाई जा रही है कि तुम्हें असैसिनेट कर दिया जाएगा। तो अल शरा क्या मानेंगे? मान ही नहीं सकते हैं, मतलब मुल्क का एक आधा हिस्सा। अच्छा, नॉर्थ वो एसडीएफ लेकर बैठी हुई, जहां अमेरिका बैठा हुआ है, कोस्टल लाइन जब वहां पर अलवाइट्स बैठे हुए हैं, उनके साथ फटा चल रहा है। सदरन सीरिया इजराइल ले जाए तो ये अल शरा के पास क्या बचेगा, और सीरिया आप किसको कहेंगे? सीरिया होगा क्या? वह 4 हिस्से सीरिया के इफेक्टिवली और प्रैक्टिकली हो जाएंगे। तो अल शरा तो ये कभी भी नहीं कर सकता, कर देगा तो मानेगा कोई नहीं, ये तो कभी भी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लेबनीज गवर्नमेंट की डिमांड्स हैं हिजबुल्लाह से, ये डिमांड किसी मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका की होती है। इस नौयत की डिमांड जिसको वो एग्रीमेंट कहते हैं, वो उसका स्टार्ट ही सरेंडर से होता है। मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स कभी इस नौयत के प्रपोजल देती नहीं है जिसमें सरेंडर से बात आगाज की जाए। ये एग्रीमेंट है जो उन्होंने सीरिया को ऑफर किया, मैं मुल्क का एक हिस्सा जो हमें दे दो, इसको एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये तो सरेंडर मांगा जा रहा है, सरेंडर निगोशिएशन थोड़ी होते हैं। तो बहरहाल अल शरा को और टर्की को देखना, और कतर को देखना, और सऊदी अरेबिया को देखना है। मिस्र ने कहा है कि गजा के हवाले से जो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुई है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल में पास हो गई, इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, हालांकि वो आइडियल भी नहीं थी फॉर पैलेस्टीनियन, लेकिन फिर भी वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ना हुई है। तो ये सारी एक पीआर एक्टिविटी है, और चूंकि रीजन अभी तक खुलकर वो बड़ा स्टांस नहीं ले सका जिसको लेना चाहिए, इसलिए देखें सबसे हमारे लिए पेनफुल बात नाज़रीन क्या है, तमाम तर बातों, मुजाहरों, प्रोटेस्ट, तहरीकें, बड़ी दुनिया में तब्दीली आई है फलस्तीनियों के लिए, बड़ी हिस्टोरिक अंदाज में दुनिया खड़ी हुई है, लेकिन सबसे पेनफुल बात यह है कि इन सब चीजों के बावजूद फलस्तीनियों की हालत नहीं बदल सकी। यह सबसे पेनफुल बात है। सब चीजों के बावजूद फलस्तीनियों की जिंदगियां नहीं बदल सकी हैं, फलस्तीनियों की हालत, फलस्तीनियों का दर्द कम नहीं हो सका है। यह सबसे ज्यादा पेनफुल बात है, और यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है रीजन के ऊपर, टर्की के ऊपर, मिस्र के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, कतर, यूएई के ऊपर, इन सब ममालिक के ऊपर यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो फलस्तीनियों को वो हिफाजत नहीं दिलवा सकें। और उल्टा अगर कोई मुल्क ये समझता है, या कोई ये समझता है कि ये इसमें फलस्तीनी जिम्मेदार है, इसमें रेजिस्टेंस जिम्मेदार है, तो ये बिल्कुल इजरायली नैरेटिव को सपोर्ट करने वाली बात है और उसको एक्सेप्ट करने वाली बात है। और इसका जवाब मैं हमेशा इस अंदाज में देता हूं जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने दिया था हमास के अटैक पर। उन्होंने कहा था ये हमले हवा में नहीं हुए हैं कि बस वो एक दिन उठे और उन्होंने हमला कर दिया, इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, इसके पीछे एक पस मंजर भी देखना चाहिए। जब आप फलस्तीनियों के साथ जुल्म करते चले जा रहे हैं तो अल्टीमेटली कोई ना कोई रिएक्शन तो उनका आएगा। अभी वेस्ट बैंक में ये जुल्म कर रहे हैं, उसका रिएक्शन नहीं आना है। सीरिया में कब्जे कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसका रिएक्शन नहीं आना, आया है ना। 13 लोगों को उनकी कैजुअलिटीज हुई ना, सीरिया के लोगों ने जवाब दिया ना। तो अब कहा जाए सीरिया के लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने इजराइल को जवाब दिया है, नहीं, तो उसके पस मंजर को देखना चाहिए। तो अगर अभी भी ये समझते हैं जैसे लेबनीज गवर्नमेंट समझती है कि कसूरवार हिजबुल्लाह है, तो फिर तो ये फुलिश बिहेवियर है ना। और उसका नतीजा ये है कि इजराइल मजीद बमबारी कर रहा है, मजीद अग्रेशन कर रहा है, मजीद सिविलियंस को मार रहा है। तो उसका हासिल असूल कुछ भी नहीं है, उसका हासिल असूल सिर्फ और सिर्फ जंगे हैं। मन के लिए जरूरी है कि यूनिटी के साथ, और जो पोप मैसेज देकर गए हैं कि फलस्तीनी रियासत इज द ओनली सॉल्यूशन। तो इधर राइट्स ग्रुप जो है वो आईसीसी को अर्ज कर रहे हैं कि वो इजरायली लीडर्स को गिरफ्तार करे। आईसीसी को कहा जा रहा है कि वो इंप्लीमेंट करे और गिरफ्तार करे। प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा कि एब्सोल्यूट लॉयल्टी होगी वेनेजुएला के लोगों के साथ, और मुकम्मल जो रेजिस्टेंस जो है वो की जाएगी। ट्रिनिडैड बिल्कुल साथ मुल्क है जहां पर अमेरिका आकर बैठ गया है। तो अपोजिशन एक्यूजेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेलिंग आउट ट्रिनिडैड टू यूएस मिलिट्री एजेंडा। तुमने हमारे मुल्क को फरोख्त कर दिया अमेरिका को। ये इस वक्त ट्रिनिडैड के अंदर सूरत-ए-हाल पैदा होगी। नहीं, बिल्कुल आपको 21st सेंचुरी अब यानी एक क्वार्टर हो चुका है इस सेंचुरी का, तो आपको
तब्दीली नजर आ रही है। यानी एम्पायर को कभी भी इस सूरत हाल फेस करना नहीं पड़ी, जिसको चाहा गिरा दिया, जिसको चाहा उठा दिया, जहां पर गए बैठ गए, तो लोगों क्या मजाल। अब आप देखिए कि लोग कितने अवेयर हैं। अभी जंग शुरू नहीं हुई है, खुद अमेरिका के अंदर भी जो है वो मजामत हो रही है, और ट्रिनिडैड के अंदर अभी उन्होंने वहां से हमला लॉन्च नहीं किया है, लोग पहले खड़े हो गए और वो कह रहे हैं आपने हमारे मुल्क को भेज दिया। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के साथ मिलकर अपने हमसाया मुल्कों पर हमला करवाना, ये मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये बड़ा हिस्टोरिक है जो ट्रिनिडैड के अंदर हुआ है। तो उधर जनाब अली प्यूटन की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उसने यूरोप को इस वक्त हिला दिया है, जलजला वहां पर आया हुआ है। स्काई न्यूज, इफ यूरोप वांट्स अ वॉर वी आर रेडी टू फाइट नाउ सेज व्लादिमीर प्यूटन। प्यूटन के अल्फाज हैं, तो किसी यार कह रहे कि नहीं है, तो वो प्यूटन कह रहे हैं कि हम यूरोप से जंग के लिए तैयार हैं। रशिया रेडी फॉर वॉर इफ यूरोप वांट्स। अगर यूरोप को बहुत ही जंग आई हुई है तो आ जाए फिर मैदान में। और प्यूटन ने कुछ बातें 2-3 मरतबा दोहराई हैं। उन्होंने कहा था कि क्या तुम भूल गए हो कि बर्लिन में सबसे पहले फौजें किसकी दाखिल हुई थी? रेड आर्मी। ये प्यूटन का अल्फाज है। रशियन आर्मी सबसे पहले बर्लिन में दाखिल हुई थी, बर्तानिया और अमेरिका की फौजें में दाखिल नहीं हुई थी। रशियन आर्मी जब सबसे पहले बर्लिन में दाखिल हुई थी। तो प्यूटन ने कहा कि तुम क्या भूल गए हो? तो यरूशलेम पोस्ट, इजरायली मीडिया भी नोट कर रहा, प्यूटन्स वार्निंग, रशिया इज प्रिपेयर्ड टू गो टू वॉर अगेंस्ट यूरोप। इफ यूरोप सडनली फौरन कोई जंग शुरू करना चाहता है हमारे साथ, इट वुड एंड सो स्विफ्टली फॉर यूरोप। अगली बात सुनिए, प्यूटन ने कहा कि अगर ये बड़ी जल्दी है इनको जंग शुरू करने की, तो अगर ये बहुत सडनली कोई जंग शुरू करना चाहते हैं तो फिर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जंग खत्म ही बहुत जल्दी होगी। एंड देयर वुड बी नो वन टू निगोशिएट विद इन यूरोप। और फिर उधर से कोई बचेगा नहीं हमारे साथ निगोशिएट करने के लिए। प्यूटन के अल्फाज हैं, वहां पर जलजला आया हुआ है, ये जंग हम खत्म ही बहुत जल्दी करेंगे और फिर मुज़ाकरात के लिए कोई बचेगा भी नहीं। बीबीसी, प्यूटन मीट्स ट्रंप एनवॉयज इन मॉस्को आफ्टर सेइंग ही डज नॉट वांट वॉर विद यूरोप बट इज रेडी टू फाइट। अगर जंग चाहते हैं तो लड़ने के लिए तैयार है, वैसे हम जंग नहीं चाहते। रॉयटर्स, प्यूटन वार्न्स यूरोप, इफ यू वांट वॉर देन रशिया विल डिफीट यू। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर ये बात ध्यान में रखो कि रशिया will defeat you. Putin orders intensification of strikes on Ukrainian facilities and ships. देखिए ना, ये नतीजा है। देखिए ना, यूक्रेन एक खूबसूरत तरीन मुल्क को तबाह करवा दिया डीप स्टेट ने, और इस मस्खरे ज़ेलेंस्की ने अब 2 ऑयल टैंकर पर हमला किया। नतीजा क्या है? वो डबल हमले करने जा रहे हैं और साथ उन्होंने कहा इनके टैंकर पर भी अटैक करो, इनके जहाजों पर भी अटैक करो। ये उसका नतीजा है। बरतानवी आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन जीत नहीं सकता रशिया से, तो फिर उसको क्यों लड़वाया जा रहा है? क्यों रोज इतने लोग? सिर्फ पिछले महीने के अंदर 25,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए। खूबसूरत तरीन मुल्क के खूबसूरत तरीन लोग एक लाहासिल जंग में मारे जा रहे हैं। तो प्यूटन ने कहा कि रशिया उन मुल्कों के खिलाफ भी काउंटर मेजर्स लेगा जिन्होंने हमारे शिप्स के ऊपर हमला करने में यूक्रेन को असिस्ट किया है। और ये जो ऑयल टैंकर टर्की के करीब निशाना बनाए गए हैं, इसके नतीजे में हम डबल करेंगे स्ट्राइक्स ऑन द यूक्रेनियन फैसिलिटीज एंड द शिप्स। हमले 2 गुनाम करने जा रहे हैं। जो सरजई शोगाव हैं, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर 10 साल तक रहे और इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, जो ऑफनली जो है वो ईरान आते हैं, अभी रिसेंटली ओमान आए हैं, मिस्र गए हैं और तवातर से चाइना और नॉर्थ कोरिया विजिट करते हैं। और अभी रिसेंटली यूक्रेन ने विद वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको असैसिनेट करने की भी कोशिश की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग, कहते हैं कि यूरोप में और यूरोप के कुछ मुल्कों में और जापान के अंदर, जापान एक ख्वाहिश जागी है बदला लेने की ओवर पास्ट डिफीट। पिछली शिकस्तों पर बदला लेने की ख्वाहिश जो है वो इमर्ज हुई है। अब देखिए, यूरोप की तो समझ आती है, जापान का भी नाम उन्होंने लिया है, जापान में भी। सो वेस्ट के अंदर ताकतें जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है कि जो रशिया और चाइना के दरमियान स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन हुआ है, जो हमारा दोस्ती हुई है, इस पर वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो खुश नहीं है और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर चले गए। रशिया मुकम्मल तौर पर चाइना के साथ खड़ा है ताइवान के मामले के ऊपर, हांगकांग के मामले के ऊपर और बाकी इश्यूज के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बदला लेने की ख्वाहिश जागी है, लेकिन ये सुन लो कि रशिया जब चाइना के साथ खड़ा है और चाइना रशिया के साथ खड़ा है। और ये भी जापान की जो प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट्स दे रही हैं। अच्छा, आप देखिए, यूरोप को एक और धचका लगा है। यूरोप बिल्कुल इस वक्त 500 साल इक्तदार और बिल्कुल सवाल की तरफ है इस वक्त। टेक्नोलॉजी का मरकज यूरोप नहीं है, ठीक है। आप कह लें कि नए आइडियाज का मरकज यूरोप नहीं है, इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट हो रही, नो डाउट। अभी भी यूरोप एक कॉन्टिनेंट और जबरदस्त मामला, लेकिन हम तो मुआवजा उनका चाइना से कर रहे हैं, बाकी मुल्कों से कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ कर रहे हैं, जो इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में आगे जा रही है। तो यूरोप बिल्कुल एक, किसी ने सही कहा कि म्यूजियम बन के रह गया है। एक और धचका लगा है, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है
उसने रिजेक्ट कर दिया यूरोपीय यूनियन प्लान टू यूज फ्रोजन रशियन एसेट्स फॉर यूक्रेन लोन। देखिए, एक होता है ना, आपको बरह रास्त देखते हैं कि भाई शिकस्त हो रही है, बरह रास्त एक सवाल आप देख रहे हैं, यूरोप का सेंट्रल बैंक वो यूरोपियंस की बात नहीं सुन रहा, बाकी तो छोड़ देना, चाइना और रशिया और बाकियों को क्या मनवाएंगे ये, तो वो यूरोप का सेंट्रल बैंक जो है वो उनको रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं ये पैसे इस्तेमाल नहीं हो सकते। देखिए, बुरकस निकल जाएगा ना। बात ये है कि रशिया का पैसा है वो वापस भी लेगा, और दूसरा इन्वेस्टर्स आप देखेंगे कैसे यूरोप से निकल कर जाते हैं जहां पर पैसा सिक्योर ही नहीं है। फिर आप देखिए जर्मनी को क्या धचका लगा है। पेंटागन ने, दी अटलांटिक की रिपोर्ट है कि पेंटागन ने जर्मनी के साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दी है। बहुत तेजी के साथ दुनिया तब्दील हो रही है, और एक मुसलसल राब्ता रहता था जर्मनी के दरमियान और उधर जो है वो पेंटागन के दरमियान। और जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि सुबह शाम हमारे राब्ता होता था अमेरिकन काउंटर पार्ट से, लेकिन अब जो है वो कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गई है। तो उनसे पूछा गया दी अटलांटिक की रिपोर्ट कि ये कट ऑफ कैसे हुई है, क्या उन्होंने कहा कि भाई अब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा वाशिंगटन हैज सिंपली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। वाशिंगटन हमारे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहा। पेंटागन हमारे मैसेज, सुबह शाम हमारी मैसेज पर टेक्स्ट होता था, फोन कॉल हो रही है, सुबह शाम राब्ता हो रहा है, आगे से पेंटागन का जवाब ही नहीं आ रहा। सर्विस जो है वो उसको कहते हैं मुयस्सर नहीं है। मतलब आप देखें ना, जर्मनी है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, जर्मनी है, पेंटागन आगे से जवाब ही नहीं दे रहा। तो यहां तक सूरत हाल चली गई। बहरहाल बड़ी एम्पायर्स होती हैं, गिरते गिरते भी टाइम लगता है, और बड़े अलायंसेस हैं उनको टूटते हुए भी टाइम लगेगा। लेकिन यूक्रेन की बहुत बड़ी जो शिकस्त है वो वेस्ट को हो गई है। वो माने ना माने, अगर नहीं मानेंगे तो सामने तीसरी आलमी जंग खड़ी है, जो मेरे अल्फाज नहीं है, बहुत सारी जगहों से हंगरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और सबसे पहले जो पोप आए हैं सबसे पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते कबल कह चुका है कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। तो यूरोप नहीं मानेगा शिकस्त, तो सामने तीसरी आलमी जंग खड़ी है जिसको लड़ने के लिए यूरोप इस वक्त बिल्कुल सलाहियत नहीं रखता है। तो रीबिल्ड करने की जरूरत है, रीग्रुप करने की जरूरत है, और रीअसेस करने की जरूरत है। और ये इजराइल जैसी जो एंटिटीज हैं जिन्होंने बिल्कुल वेस्टर्न इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनसे छुटकारा हासिल करने की जरूरत है, और एक बोझ है वेस्ट के ऊपर ये। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।